नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जाट आरक्षण की मांग को लेकर किस तरीके से आंदोलन हुआ ये सबने देखा, लेकिन इस आंदोलन के बीच जो हिंसा हुई है, हिंसा ने किस कदर पूरे हरियाणा में तबाही मचाई, इसे सबने देखा, आपने सबने देखा इसको। अब आखिरकार हरियाणा सरकार ने आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से विधानसभा में पास करवा दिया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है पार्टी के भीतर। पार्टी के बड़े नेता सांसद राजकुमार सैनी साहब वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वो कर रहे हैं। ऐसी राजनीति उन्हें गवारा नहीं है जहां पर उनकी बात को नहीं रखा जाएगा, वो इस बात को भी छेड़ रहे हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या है? आज हमारे साथ खुद बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार सैनी जी हमारे इस कार्यक्रम में। आरक्षण आखिरकार दे दिया गया है, लेकिन आप इसे नाइंसाफी बता रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको नाइंसाफी क्यों लग रही है सर? देखिए, जिस गन पॉइंट के ऊपर ये आरक्षण दिया नहीं गया, ये लिया गया है। प्रजातंत्र को दरकिनार कर एक डेडलाइन दी हुई थी कि 31 मार्च तक अगर हमें रिजर्वेशन ना दी गई तो हरियाणा में जो अब तक हुआ उससे बड़ा तांडव होगा। अभी क्या हुआ जो और हो सकता है, ये आवाज जो लोग दे रहे थे वो अभी खुले घूम रहे हैं। ये उनकी एक्सेप्टेंस भी थी कि हमने किया, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। धमकी भी थी और किए हुए का इकबाल भी था। लेकिन 31 मार्च इस प्रकार से दिखाई दे रही थी सरकार को कि जिस प्रकार के अगर ये विधेयक पास ना करवा करके कि कोई कहीं बड़ा क्लेश खड़ा होगा और या कहीं हैंग तो नहीं कर देंगे, तो जिसे मृत्यु दंड दिया जाता है वो इतना दबाव फेस करता है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो नाइंसाफी हुई है, एक साइड में तो सरकार ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि हमने बीसी क्लास के हकों को छुआ ही नहीं, लेकिन दूसरे अदर हैंड अगर हम कहें पूरे देश में बैकवर्ड क्लासेस का 27% आरक्षण है, जो आपको भी पता है, सारे देश को पता है। लेकिन हरियाणा के अंदर पिछले 5 चीफ मिनिस्टरों के द्वारा जो जाट समुदाय था, उन्होंने क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक जिस प्रकार से सारे देश में 27% आरक्षण है, हरियाणा में उस प्रकार का प्रोविजन ना करके क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर 27% किया हुआ था। और क्लास 1 और 2 जहां प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती है, जहां पर शासन किया जाता है, जो गजटेड पोस्ट हैं, पहले चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर नब्बा में करते हैं 2%, उसके बाद उसको दूसरा चीफ मिनिस्टर आते हैं उसको 5%, तीसरा चीफ मिनिस्टर आता है उससे 10%। जैसे जैसे बोटी डालते गए बोट को अपने साथ, जो न ये कह करके हम बैकवर्ड को हक दे रहे हैं, लेकिन 90 से लेकर के 2016 तक, लगभग 2015 तक, लगभग आपको ध्यान होना चाहिए 25 वर्ष लग गए। लेकिन 15% पहुंचने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5%, 10 से 5% तो बढ़ाया, लेकिन जाट समुदाय को उसमें इंक्लूड। राजकुमार सैनी साहब, दरअसल ये जो आप बोल रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है, जो उनका हक है वो मारा गया है, सरकार का स्टैंड है कि हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो ओबीसी के साथ है कुछ हमने नहीं किया। एक बड़ा कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगा आप इसको जरा समझाएं। कंफ्यूजन इस बात का है जो क्लास 1 और क्लास 2 की आप बात कर रहे हैं। अब सरकार ने जो आरक्षण दिया, 6% का आरक्षण दिया है, ये इसके बाद बढ़कर हो गया 50% पर आ गया है। अगर हम बात करते हैं क्लास 3 और क्लास 4 की, तो ये अब 67% तक पहुंच गया है। अब शेड्यूल 9 में भी शामिल करने की बात हो रही है। तो चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, लोगों में एक बहुत अलग सी बात जा रही है, क्या सच्चाई क्या है? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे ध्यानपूर्वक समझें कि पूरे देश में क्लास 1 से क्लास 4 तक एक जैसा आरक्षण है। जो गजटेड पोस्टों में है वही चपरासी क्लर्कों में है।
हरियाणा में उससे अलग जो गजटेड पोस्टें हैं वो पिछले सारे जाट चीफ मिनिस्टरों ने दबा करके रखी, उनका हनन करके रखा। पहले 2% पहले चीफ मिनिस्टर देता है, फिर दूसरा उसको 5 करता है, तीसरा उसे 10 करता है और चौथा उसे 15 करता है, लेकिन जाट समुदाय को इसमें इंक्लूड कर देता है। जिस प्रकार लोग उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए कि ये 5% बढ़ाया तो नहीं, लेकिन ये तो जाट समुदाय को आरक्षण देने की जो कवायद चलाई है उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस समुदाय को स्पष्ट कर दिया कि एनसीबीसी आयोग ने जब उसकी बैकवर्डनेस उसके अंदर नहीं है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। अब वो 15% जो था वो चाहिए तो इस सरकार को एन ब्लॉक बोर्ड बैकवर्ड क्लास ने बीजेपी को डाला, चाहिए तो इसे पूरा करना था 27%, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमने भी आपका 1-1%, इसमें भी वर्गीकरण किया गया है। हमारे बैकवर्ड क्लास को पूरे देश में कोई एबीसी नहीं है, हमारे हरियाणा में ही है ये एबीसी भी। क्लास ए, बीसी क्लास ए उसको 16% है और बीसी बी को 11% है, लेकिन अफसरों में बीसी ए को 10% और बीसी बी को 5%, 5 वाले को 6 कर दिया, 10 वाले को 11 कर दिया, 17% पर फुल स्टॉप कर दिया। 10% हमारा जो 12% का हनन हुआ था उसको 2% दे करके 10% और जाट समुदाय में बांट दिया। जिस प्रकार से उसको दिया गया है हमें उस पर आपत्ति है। यदि क्लास 1 और 3 में, क्लास 3 और 4 में जब वो 67% तक दे सकते हैं तो क्लास 1 और 2 में भी वो 67% तक जा सकते थे। पहले हमारा 27% पूरा करते, उसके बाद जो है ना वो 10% जो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड को और जाट समुदाय में जो 5 जातियां मिलाई उनको 10% उसी प्रकार से दे देते जैसे क्लास 3 और 4 में दिया। अच्छा, आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि आपका जो हक है वो मारा गया, आपने समझा इसको, लेकिन जो जाट नेता है ठीक है, उनको जो क्लास 3 और क्लास 4 में मिला है 10% का, उससे वो खुश है, लेकिन 6% पर अभी वो इससे खुश नहीं है, सहमत नहीं है। उनकी ये मांग है, आपने सुना होगा जो बयान यशपाल मलिक का, कि हमें ये 6% नहीं, हमें ये 12% चाहिए। इस पर आपका स्टैंड? तो मैं वही बात कह रहा हूं कि उनको 12% दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले हमारा 27 पूरा करने के बाद 12% उनको भी दे दो, 10% जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं उनको भी दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारा छीन करके अगर 27, कहाँ है 27%, वो आज 17% रह गया क्लास गजटेड पोस्टों में। मेन तो गजटेड सरकार कैसे बोल रही है सर कि उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है? नहीं, ये तो छेड़छाड़ तो वो इस तरह जैसे मेरे घर पे किसी ने हनन, मेरे घर पे कब्जा कर लिया और घर का 10% हिस्सा मेरे पास है और 70% मेरा किसी ने कब्जा रखा। आज उसको 10% में से जो कब्जाया हुआ एरिया उसमें से 2% छोड़ दिया और बाकी को सदा के लिए कब्जा लिया। आज 90% हमारा जो हक था हमारे पास 27% की जगह आज 17% रह गया। हमारा लगभग 1/3 हिस्सा कैप्चर हो चुका है। राजकुमार सैनी जी, आपने जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में आरक्षण आखिर दे दिया गया। अब केंद्र में भी आरक्षण की मांग हो रही है, बकायदा यहां पर भी कमेटी का गठन किया गया है, वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं इस चीज को। वहां पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, आरक्षण मैंने आपको कहा है कि दिया नहीं गया, ये लिया गया है। ये तो सीधा एक दबाव था, उस दबाव के अंदर बैकवर्ड क्लास के हकों का हनन था जो पहले से चला रहा था। इस सरकार में हमें उम्मीद थी कि बैकवर्ड क्लास के जो हकों का हनन होया हुआ है उसको शायद लोग पूरा कर देंगे, लेकिन वो फॉर एवर सदा के लिए उसका हनन कर दिया गया है। जो इसको लेकर के लोग केंद्र सरकार में देने की बात कर रहे हैं, जो आज हरियाणा सरकार में दे रहे हैं तो वो कल केंद्र में भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसे चुनौती देंगे। कहाँ बताया गया है कि इससे 3 स्थितियां उपजी हैं। पहले 27% आरक्षण पूरे देश में है, हरियाणा के अंदर वो 17 रह गया जो गजटेड पोस्टें हैं। दूसरे कि ये एक किस्म से प्रजातंत्र की हत्या हुई है, ये दिया नहीं गया,
ये कोई प्रजातांत्रिक, कहाँ ऐसा लिखा गया कि 10 मिनट में बिल पेश होता है और 10 मिनट के अंदर ही बिल पास भी हो जाता है, ना किसी पर चर्चा ना किसी के विचार। वो तो सिर्फ ये है कि मैंने कह दिया था कि मैंने देना था, मेरी कमिटमेंट थी, मैंने दे दिया। ये तो जिस तरह से घर तो मेरा और आपने कह दिया मैंने दान कर दिया तेरा घर, ये तो वो स्थिति थी कि मैंने घर दान कर दिया, मैंने कह रखा था कि तेरा घर मैंने दान करना। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार के विचार कि जहाँ हम बैठ कर के अपने घर के अंदर भी चर्चा करते हैं, क्या विधायकों से पूछा गया, क्या उनके ऊपर चर्चा ली गई, और कहाँ कौन सा वो आयोग था, केंद्रीय आयोग था बैकवर्ड। राजकुमार जी, कैबिनेट से बकायदा पहले इसको मंजूरी मिली है, सर्वसम्मति के साथ यहाँ पर मंजूरी। देखिए, कैबिनेट में विधायक नहीं होते, आपको ये जाना चाहिए। कैबिनेट में कभी विधायक नहीं होते, उसमें मैक्सिमम जो है ना मंत्री ही होते हैं और या चीफ मिनिस्टर होता है। जहाँ पर विधायकों की राय होती है वो सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल के अंदर या विधानसभा में, उसी के अंदर ही चर्चा होती है। लेकिन किसी एनसीबीसी आयोग से कोई सिफारिश अगर कहीं ली गई, केंद्र के पिछड़ा वर्ग आयोग से अगर सिफारिश ली गई, पहले उसकी आपत्तियां भी जानी जाती हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, उसके ऊपर सिफारिशें पाई जाती हैं, तब जाकर के किसी जाति को बैकवर्ड खाते में या लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसे था कि पीछे गोली वाला खड़ा है, आगे कि देना या नहीं देना, तो आगे जो है ना देने वाला कह रहा है कि जो चाहिए सो ले लो। किसी राजा की कमजोरी का फायदा उठा करके अगर कोई चढ़ाई कर दे कि भाई देना ये राज या नहीं, अगर किसी को फ्री में राज मिला होगा तो फिर वो कहेगा कि जो है ना भाई ये सब कुछ जो लेना आप ले लो, मेरा कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरे को कुछ ना कहो। ये वो पोजीशन थी कि देने वाला को जो है ना उसका तो कुछ जा नहीं रहा था, उसमें थे जा तो बैकवर्ड का रहा था, देने वाले कोई और थे। राजकुमार सैनी जी, आरक्षण मिल गया है, कोई खुलकर इस तरीके से विरोध नहीं कर रहा है। स्वागत कई जो पार्टी यहां तक कि कांग्रेस के नेता इसका स्वागत करे, किरण चौधरी का बयान हमने सुना, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, इनेलो की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई एक शख्स है, अगर कोई एक नाम है जो कि इसका खुलकर विरोध कर रहा है, वो नाम है राजकुमार सैनी। ये कहा जा रहा है कि आप ओबीसी वर्ग के नेता आप बनना चाहते हैं, आप अपने भविष्य की राजनीति को चमकाना चाहते हैं। देखिए, नामक राजनीति चमका रहा, मेरे को तो इतना पेन हो रहा, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जब लोग इस आरक्षण के बवेले में 30 लोगों की जान चली गई, पूरा प्रदेश सड़कर नाश हो गया, जिसका पार्लियामेंट में जेएनयू पे भाषण लोग दे रहे, रोहित और मुल्ला पे भाषण हो रहा, लेकिन एक शब्द वहां से नहीं निकल रहा। परंतु विपक्ष का काम होता है सवाल दागना सत्तारूढ़ दल पे। विपक्ष अपने आप में पहले से ऑलरेडी मुजरिम था, पक्षधर जो लोग थे उसमें से भी कुछ लोग उसी में शामिल, सभी पार्टियों के एक विशेष समुदाय के लोग उसमें शामिल थे कि कहीं वो चेहरे बेनकाब ना हो जाएं। यहाँ पर सारी तालाबंदी लगी हुई थी, लगता था कि शायद वोटों की खेती हो रही है। मैंने कोशिश की अपनी बात को रूल 193 में, लेकिन मुझे भी परमिशन नहीं मिली। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है जब 30 लोगों की हत्या के ऊपर लड्डू खाए जा रहे थे, वहाँ किसी के चेहरे पे देखने की ये शिकन नहीं थी आखिर किसका लूटा और किसने पाया। वहां पर लड्डू खाए जा रहे थे, किसी के चेहरे पर ये अफसोस नहीं था कि आखिर ये लड्डू किस लिए खाए जा रहे हैं और किस खुशी में खाए जा रहे हैं। जहां पूरा प्रदेश सड़के इस आरक्षण के पीछे नाश हो गया, सारा भाईचारा खंडित कर दिया लोगों ने, वो तो खुशियां, उनकी तो होली मन रही है, उनकी तो दीपावली मन रही है लड्डू खा के। जिनके हकों की होली हो रही है उनका हालात क्या है, उनको मार भी दिया गया, उनका सब कुछ छुड़ा भी दिया गया, उनका हक भी छीन लिया गया। जी, राजकुमार सैनी साहब, आपने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आप इसको चैलेंज करेंगे। पहला सवाल यह है मेरा आपसे इससे जुड़ा हुआ कि कब आप चैलेंज करेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो इसको चैलेंज किया जा चुका है, हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही थी, आप कब करेंगे वहां पर, जो आपने इससे पहले बयान दिया? देखिए, इसको हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। इन चलाकियों को भी हम समझते हैं, जिन लोगों ने चैलेंज किया है वो भी शायद उन्हीं की शय पर के एक कमजोर आपत्ति डाल दें और उसको कैंसिल करवा देंगे। हम सारी चालाकी को समझ रहे हैं,
हम इसकी पूरी तैयारी के बाद, उससे पहले डालने का कोई लॉजिक नहीं। अभी गवर्नर साहब ने उस पर साइन भी नहीं किए, बिना कोई वो रूपरेखा है, बिना कोई गजट नोटिफिकेशन के, और अब से पहले किसी ने डाल भी दिया। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, अगर इस बार सरकार इसको शेड्यूल लाइन में शामिल करा देगी तो जितनी भी जो कानूनी आपत्तियां हैं, जो कानूनी अड़चन है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। फिर इसको नहीं चुनौती आप दे सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, शेड्यूल लाइन में हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। इसलिए देखिए, जब तक इसके ऊपर किसी भी आयोग की सिफारिश की एक बुनियाद तय की जाती है कि इस सिफारिश तक लोग अपनी सिफारिशें भेजें कि आपको क्यों बैकवर्ड माना जाए, उसके बाद आपत्तियां आती हैं कि किसी को आपत्ति होती है कि इसको ना बनाया जाए। ये कोई प्रक्रिया नहीं ली गई, ना केंद्र से, केंद्रीय आयोग से, ना राज्य आयोग से। राज्य आयोग तो अभी गठन किया है, आपत्तियां लेने और सिफारिशें लेने का तो समय ही नहीं था। वो तो सीधा 31 मार्च डेडलाइन थी कि तब तक देना है कि नहीं देना है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हमें ये जानते हैं कि वहाँ जो डलवाया गया है, हो सकता है वो भी किसी ने जानबूझ करके एक कमजोर रिट पिटीशन डाल दी होगी और भाई इसे यहाँ रिजेक्ट करवा देंगे और हम पुख्ता हो जाएंगे। हम उसको पूरी रूपरेखा, पूरी कागजी कार्रवाई के साथ, तैयारी के साथ डाल देंगे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अगर फिर हम मान लें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे हकों की अनदेखी हो ही नहीं सकती, इतना हमें विश्वास है। परंतु अगर आप जैसे कह रहे हैं कि फिर आपका क्या, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इतनी कमजोर या इतनी घटिया राजनीति का पक्षधर नहीं हूं। मैं ऐसी राजनीति से वैसे ही किनारा कर लूंगा। मैंने कभी इसी पर आऊंगा कि कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है और अभी भी मुझे कोई उसके लिए। राजकुमार सैनी साहब ने बहुत बड़ी बात की कि अगर वो इस तरीके की राजनीति के पक्षधर नहीं है और ऐसी राजनीति से किनारा कर लेंगे, उनका मतलब क्या है, आखिरकार क्या वो बोलना चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद राजकुमार सैनी जी से हमारी बातचीत लगातार जारी।